जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज के जो करंट अफेयर्स है वो 13 तारीख के रहने वाले हैं, जो हम अभी कंक्लूड करेंगे। तो जो इस डेट तक जो हमने 6 तारीख तक किए हैं, 6 से 13 तारीख 12 तारीख तक, जो 6 दिन के 7 8 9 10 11 के करंट अफेयर्स है, वो मैं एक वीडियो में करवा दूंगा। आपको इसलिए वीडियो नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था, दो तीन दिन, तो इसलिए आपको वीडियो नहीं मिला। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो ये 13 तारीख के करंट अफेयर्स हैं। यहाँ पर अगर हम इनको देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आया था रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फाइनेंस। तो म्युनिसिपल कमिटीज़ का जो फाइनेंस का मसला होता है, उसके लिए एक रिपोर्ट आता है। वो जो रिपोर्ट आता है वो पब्लिश करता है आरबीआई। यानी कि म्युनिसिपल कमेटी इसके पास कितना पैसा जाएगा, किस तरीके से जाएगा, उसके लिए जो रिपोर्ट होता है वो पब्लिश करता है आरबीआई। ये आपको पता होना चाहिए कि जो म्युनिसिपल कमिटीज़ का रिपोर्ट के बारे में जो इंडेक्स आता है वो पब्लिश करता है आरबीआई, पहला चीज़। अब अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ को देखा जाए, जो आपके पास म्युनिसिपल कमिटीज़ होती है या म्यूनसिपलिटीज़ होती है, तो वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत बनाई गई है, जिसमें इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। यानी कि आपको दो पॉइंट्स याद रखनी है कि सबसे पहले म्युनिसिपल कमेटी का फाइनेंस का रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो आरबीआई करता है, और अर्बन लोकल बॉडीज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा बनाई गई है, और इनको इस एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रॉपर उनके लिए एक पार्ट रखा गया, जिसको हम आगे जाके पॉलिटिक्स में देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 याद रखना है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि हमारी कंट्री में म्यूनसिपलिटी जो अर्बन लोकल बॉडीज जो है, अर्बन लोकल बॉडीज कितने टाइप की होती है ये आपको पता होना चाहिए। कि इसमें सबसे पहले आता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, आता है म्यूनसिपैलिटी, आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी, आता है टाउन एरिया कमेटी, आता है स्पेशल पर्पस एजेंसी, आता है टाउनशिप, आता है पोर्ट ट्रस्ट, आता है कैंटोनमेंट बोर्ड आता है। इसमें दो तीन और भी है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब इनके बारे में जो डिस्कस करना होता है वो आपको पॉलिटी के अंतर्गत करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मेन थीम मिल गया कि किस टॉपिक के क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि ये करंट अफेयर्स पर नोटिफाई हुआ था, तो इस टॉपिक पे आप क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। आपको ये पॉलिटी में पूरी तरीके से डिस्कस करने हैं। जब हम 74th अमेंडमेंट एक्ट यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज को पढ़ेंगे, पंचायत को पढ़ेंगे, उस वक्त हम इनको आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है इंडिया और यूके का यंग प्रोफेशनल स्कीम आती है। एक इंडिया और यंग प्रोफेशनल स्कीम इस स्कीम, ये एक स्कीम है जो इंडिया और यूके के बीच में साइन की गई है। अब यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंतर्गत होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ है कि जो डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स हैं, 18 से 30 साल के एज के जो डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स हैं, वो दोनों कंट्री में लिव और वर्क कर सकते हैं। यानी कि रह सकते हैं दोनों कंट्रीज में और वर्क भी कर सकते हैं। उनको कंट्री की तरफ से 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिग्री होल्डर हो और आप रहना चाहते हो यूके में, और यहाँ वहाँ पर काम करना चाहते हो या वहाँ पर स्टडी करना चाहते हो कोई भी, तो आपको यूके गवर्नमेंट वहाँ पर परमिट करेगी 2 साल तक। किस स्कीम के अंतर्गत? यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंतर्गत। अगर यूके का कोई सिटीजन है वो भी हमारी कंट्री में आ सकता है, 2 साल उसको वीज़ा यहाँ पर परमिट किया जाएगा। अब अगर इसके अलावा बात करेंगे तो ये किस अब यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है ये असल में एक पार्ट है, किसका पार्ट है? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2021 का। एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था यूके के साथ, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2021 का हुआ था एग्रीमेंट। तो इसके अंतर्गत इस स्कीम को लाया गया बिटवीन यूके एंड इंडिया। अब आपको क्वेश्चन यहाँ से देखो किस तरीके से बन सकता है कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2021 किस किस कंट्री के बीच में इंडिया ने साइन किया था? इंडिया ने यूके के साथ किया था, ये आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यंग प्रोफेशनल स्कीम किस प्रोग्राम के अंदर लॉन्च की गई और किस कंट्री के साथ लॉन्च की गई? वो लॉन्च की गई माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2021 के अंतर्गत लॉन्च की गई, और ये यूके के साथ लॉन्च की गई। ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग फर्दर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीके से आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इंडियन डियास्पोरा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इस पर आए दिन बात होती रहती है, तो इस पर पूरी तरीके से बात करेंगे। तो अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 17th परिवासी भारतीय दिवस मनाया गया, यानी कि 17वां परिवासी भारतीय दिवस मनाया गया रिसेंटली। तो इसके बारे में अगर पूरी तरीके से बात करेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ।
आपके पूरे फ्रेम में लाने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। तो रिसेंटली कौन सा 17th परिवासी भारतीय दिवस मनाया गया, और ये हम 2003 से मनाते आ रहे हैं। अब हमें इसके बारे में इस साल का थीम देखना है, ऑब्जर्वेशन इसके बारे में करनी है, डियास्पोरा क्या है, किस तरीके से है, बनता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो ये चीज़ सारी डिस्कस करेंगे। टू मेक ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्यों मनाते हैं, सबसे पहले ये परिवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है, यानी कि वो लोग जो इंडिया के ओरिजिन जिनका इंडिया का है, अभी बाहर के कंट्रियों में सिटीजनशिप ले रखे हैं या बाहर के कंट्री में रह रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगी कि इंडिया डेवलप हो जाए। वो जो मान लो फॉर एग्जांपल अभी कोई भी JNK का अगर देखा जाए, कोई भी बच्चा है अभी वो सऊदी अरब जाता है जॉब करने के लिए, प्रेफरेबली अगर JNK की कश्मीर पोर्शन की बात करेंगे तो JNK वो सऊदी जाते हैं जॉब करने के लिए। अब वो वहाँ पर अगर वो सेटल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कंडीशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं, जैसे कनाडा में बहुत सारे पंजाब के लोग सेटल हो चुके हैं, उनको वहाँ की PR मिल चुकी है, परमानेंट रेजिडेंस मिल चुकी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कुछ पैसे अपनी फैमिली के लिए यहाँ भेजते रहते हैं और उन पैसों से यहाँ की फैमिली डेवलप होती है। जब फैमिली डेवलप होती है तो कंट्री डेवलप होती है। तो इस तरीके से ये इनको मोटिवेट करने के लिए इनको ये दिन मनाया जाता है, परिवासी भारतीय दिवस बोलते हैं इसको। अब अगर 2015 की बात करेंगे, 2015 में क्या हुआ था, कन्वेंशन वंस एवरी 2 ईयर मनाया जाएगा, बाइएनियल जिसको बोल रहे हैं, कि ये दो साल में एक बार मनाया जाता है, 2 साल में एक बार ये मनाया जाता है 2015 से। 9 जनवरी असल में ये क्यों मनाया जाता है, ये 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, असल में ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रहता है। 9 जनवरी को क्या हुआ था, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915 में। 9 जनवरी 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया। तो इसी के दिन पे ये यादगार दिन मनाया जाता है, परिवासी भारतीय दिवस। इसी महात्मा गांधी के रिटर्न टू साउथ अफ्रीका वाले ये स्टेटमेंट कभी कभी मैंने क्वेश्चन में देखा है, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी के रिटर्न इंडिया वापस आने पे वो कब आए थे, 9 जनवरी 1915। तो इसी दिन ये मनाया जाता है परिवासी भारतीय दिवस। अब अगर थीम की बात करेंगे तो थीम जो इस साल का थीम था वो ये डियास्पोरा रिलेएबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, तो ये इसका थीम रहा। अब 16th अगर 60 ये 17th का थीम है, अमृतकाल का 17th का थीम है। अब 16th परिवासी भारतीय दिवस जो इससे पहले मनाया गया उसका थीम था कंट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पर है पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल, मतलब वो अमृतकाल में हमारे पार्टनर बन जाए, और यहाँ पर था आत्मनिर्भर भारत में वहाँ हमारे हेल्प करे। ये 16 का था थीम था, ये 17th का थीम था, ये याद रखना है आपको। अमृतकाल इज द कीवर्ड दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम योर ऑप्शंस, जहां से आप टिक कर सकते हो। अब अगर इंडियन डियास्पोरा की बात करेंगे तो असल में ये डियास्पोरा क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका माने है डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन के माने आप आगे देखते हैं तो देखो क्या, जो इंडियंस यहाँ से बाहर गए अब दूसरे कंट्रीज में रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट बैच ऑफ इंडियंस जो इंडिया से बाहर गए थे, जो ईस्ट पैसिफिक रीजन्स में और कैरेबियन आइलैंड्स में एज एंडेंजर्ड लेबर्स लिए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो वो फर्स्ट बैच था जो इंडिया से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बाहर गई थी, तब उनको कंसिडर करते हुए अगर देखा जाए तो वो फर्स्ट बैच था जो आपने को कहा ईस्ट पैसिफिक और कैरेबियन आइलैंड्स में गए थे। तो एज एंडेंजर्ड लेबर्स गए थे, तो इनको हम फर्स्ट बैच कहा जाता है। सेकंड बैच की बात करते हैं यहाँ पर। ये जो फर्स्ट बैच यहाँ से गया था उसको उसका उस अरेंजमेंट के एक अरेंजमेंट के अंतर्गत गए थे जिसको गिरिमितिया अरेंजमेंट कहा जाता है। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर डियास्पोरा पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछते हैं तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए गिरिमितिया अरेंजमेंट के अंतर्गत उनको भेजा गया था। लेटर अगर हम देखेंगे तो 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस शिप्ड टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर प्लांटेशन इन ब्रिटिश कॉलोनीज। जहाँ पर ब्रिटिश की कॉलोनीज थी वहाँ पर प्लांटेशन वर्क के लिए भेजा गया इंडियंस को। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके अगर आप देखोगे कि अमेरिका में अमेरिकन कॉलोनीज जो थे वहाँ पर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जब 1833-34 में डिक्लेयर किया गया तो वहाँ पर वर्कर्स की कमी पड़ी। तो वही अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 19th और 20th सेंचुरी, लेटर 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में थाउजेंड्स ऑफ इंडिया को वहाँ भेजा गया ब्रिटिश कॉलोनीज में एज दे कैन वर्क इन द प्लांटेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज।
अब थर्ड सेकंड वेव की अगर बात करेंगे तो 20 लाख इंडियंस शिप किए गए यहाँ पर सिंगापुर और मलेशिया में, तो वहाँ के फार्मर्स में वर्क करने के लिए। थर्ड और फोर्थ वेव की अगर बात करेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखोगे या गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे, जब ऑयल बूम आया था तो ऑयल बूम के अंतर्गत वहाँ पर देखो, अगर आप फर्स्ट को देखोगे तो वहाँ पर इंडेंजर्ड लेबर्स लिए गए। सेकंड वेव की अगर बात करेंगे क्यों लिए गए, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। थर्ड की अगर बात करेंगे तो ऑयल बूम जब आया था गल्फ कंट्रीज में तो वहां पर वर्कर्स की जरूरत पड़ी थी, इंडिया से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहां गई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि एनआरआईज कौन है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कौन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगर एनआरआईज की बात करेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, अब कौन से हैं, हु आर रेजिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री। देखो नॉन रेजिडेंट इंडियंस कौन होते हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स थे लेकिन अब सिटीजन्स नहीं है। अब वो कहाँ के सिटीजन्स हैं, वो डिफरेंट कंट्री के सिटीजन्स हैं, अदर कंट्री के सिटीजन्स हैं। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है, एनआरआई कौन होता है। देखो हु इज इंडियन रेजिडेंट, पहले क्या था, इंडियन रेजिडेंट था, लेकिन अगर वो इसमें एक दो कंडीशंस हैं, ABC कंडीशंस के नाम से हम देखेंगे कंडीशंस। 142 दिन से ज्यादा स्पेंड इन इंडिया इन एन फाइनेंशियल ईयर, उसको क्या बोलते हैं, उसको एनआरआई कहा जाता है। अब स्टेड इन इंडिया फॉर ग्रेटर देन 60 डेज इन एन ईयर। अब अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर मार्च से लेकर स्टार्ट हो जाता है, मार्च अप्रैल मई जून, तो अगले साल के अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, मार्च तक खत्म हो जाता है। तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 142 दिन उसने इंडिया में स्पेंड किए हो। अब अगर बात करेंगे एक ईयर में, 2021 की बात करेंगे, 2022 की, 2023 की बात करेंगे, तो ये फुल ईयर आता है, जनवरी से दिसंबर तक वाला जो ईयर आता है, इसमें ग्रेटर देन 60 डेज उसने इंडिया में स्पेंड किए हो। अब अगर बात करेंगे एक और कंडीशन की, स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज, अगर कोई 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर मतलब एक साल में मतलब 150 दिन रहा, दूसरे साल में 100 दिन रहा, तीसरे साल में 50 दिन, टोटल में इसको 365 दिन से ज्यादा होने चाहिए एग्रीगेशन में 4 साल में, तो उसको भी एनआरआई डिक्लेयर किया जा सकता है। अब अगर इसके अलावा बात करेंगे पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, अब पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन क्या होता है इस पे बात करते हैं, पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ये वाला कंसेप्ट। पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन क्या होता है, ये एक कैटेगरी है, दिस कैटेगरी वाज एबॉलिश्ड इन 2015 में, इस कैटेगरी को एबॉलिश किया गया, पहले था ये कैटेगरी लेकिन एबॉलिश किया गया, और इस कैटेगरी को मर्ज किया गया ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ। अब हमें पर्टिकुलरली क्या पढ़ना है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाउएवर पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन वैलिड रहेंगे ये 31 दिसंबर 2030 तक, ये कैटेगरी सेटल वैलिड है 31 दिसंबर 2023 तक, लेकिन मतलब अब ये खत्म हो चुकी है तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो ब्रॉडर कैटेगरी है इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैटेगरी जो है ये कारू की गई, बनाई गई थी 2006 से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये कौन होते हैं, फॉरेन नेशनल्स, ये दूसरे कंट्री के लोग होते हैं, हु वायर, देखो अब कौन थे, हु वायर एलिजिबल टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, जो 1950 को एलिजिबल थे इंडियन सिटीजन्स बनने के लिए, उनको हम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कह सकते हैं। अब अगर इसके बाद दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, अब जो पहले सिटीजन्स थे, अगर हम बात करें हु वर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950, अब वो सिटीजन्स जो इंडिया के सिटीजन्स बाद में बने, 1950 के बाद बने, तो उनको ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर बात करेंगे चिल्ड्रन माइनर ऑफ सच इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश आर आल्सो एलिजिबल फॉर सो, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के चिल्ड्रन जो माइनर्स होते हैं इन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। अब अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया हैज लार्जेस्ट माइग्रेंट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, इमिग्रेंट पॉपुलेशन जिसको बोलेंगे, तो मतलब पूरी तरीके से इंडिया के लोग पूरे दुनिया में बसे हुए हैं। सेकंड नंबर की अगर बात करेंगे मैक्सिको आता है, थर्ड नंबर में रशिया आता है, चाइना आता है फोर्थ नंबर पे। तो इनका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, जो पॉपुलेशन इमिग्रेंट पॉपुलेशन दूसरे वर्ल्ड में होती है, पूरे वर्ल्ड में हमारी पॉपुलेशन है, तो वो वहाँ से जो पैसे भेजते हैं अपने घर पे, तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज रेमिटेंस। रेमिटेंस इज द एनुअल अमाउंट, या कुछ भी जो पैसा वो भेजते हैं अपनी कंट्री में, जो बाहर काम करते हैं यहाँ के लोग, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। आई होप कि विद दिस यू हैव क्लियर दिस। आगे बढ़ते हैं।
कुछ दिन पहले हमने इस पे बात की थी फातिमा शेख। हमने इस पे बात की थी 2-4 दिन पहले सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के बारे में। सावित्री बाई फुले और ज्योतिराव फुले के बारे में जब हमने बात की तो हमने क्या कहा था, फर्स्ट फीमेल गर्ल स्कूल बनाया था। लेकिन वो जो स्कूल बनाया था वो किसी के घर में बनाया था। जिस गाय के घर में बनाया था उसका नाम था फातिमा शेख। तो फातिमा शेख जो कंटेम्पररी थी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के साथ साथ, तो इन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया था कि फर्स्ट गर्ल स्कूल पुणे में खोलने के लिए। तो वो इसी के घर में बनाया गया था। एनडीटीवी में रवीश कुमार का उसका रिपोर्ट भी है, वो आप पढ़ सकते हो। तो वो आप देख सकते हो कि रिसेंटली यूट्यूब पे फीचर हुआ था, तो ये भी यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ मैच करता है। तो अब इसकी बात अगर करेंगे तो ये क्या कहती थी, फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में बात करती, विडोज रिमैरेज के बारे में बात करती, इंटरकास्ट मैरिज को ये पॉपुलराइज कर रही थी, फीमेल एजुकेशन को पॉपुलराइज कर रही थी। इसके अलावा इन्होंने सती कास्टिज्म को रिजेक्ट किया है। अब यहाँ पर इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है कि ब्लॉक्स को डेवलप किया जाए इस तरीके से कि उनकी डेवलपमेंट को मतलब ब्लॉक लेवल पे मेजर किया जाएगा हर किसी ब्लॉक का। जैसे कि हमारे यहाँ देखा जाए तो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे तहसील्स होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट को मेजर करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा कर रहा है डेवलपमेंट में, इसी तरीके से हमने अब यहाँ पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लाया है ताकि ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट की जाए। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स, ये आपको पता ही है, बेस्ड ऑन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये पूरी तरीके से किस प्रोग्राम पे रखा गया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 के मतलब गाइडलाइंस पे इसको आगे चलाया गया। अब अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या आता है कि कन्वर्जेंस आता है, कोलैबोरेशन आता है, कंपटीशन होता है इंटर स्टेट्स के बीच में। तो इससे पूरी तरीके से ब्लॉक्स में डेवलपमेंट हो जाती है। अब इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर ओबसेंसिटी लॉज इन इंडिया, तो अब इसके बारे में पूरी तरीके से अगर देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है कि यहाँ पर कंप्लेंट आई थी उर्फी जावेद, जिसका नाम आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो इसके खिलाफ एक कंप्लेंट गई है कोर्ट में। अब उसी के अंतर्गत हमें आगे जाके देखना है कि क्या है ओबसेंसिटी, क्या है लॉज के क्या है इसके लिए। तो ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करेंगे तो ऑब्सेंसिटी की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि अगर पब्लिक में कोई ऐसा एक्ट किया जाए, वेदर वो मतलब फिजिकल एक्ट हो या कोई ऐसा एक्ट हो न्यूडिटी का या किसी तरीके का ऐसा एक्ट हो जिससे सोसाइटी को प्रॉब्लम है, मोरल ऑब्लिगेशंस को प्रॉब्लम है, तो इसके लिए इंडिया में कौन कौन से कानून हैं वो हमें देखने हैं। अगर आईपीसी की बात करेंगे, इंडियन पेनल कोड की बात करेंगे, तो सेक्शन 292, 293 एंड 294 ये आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे ऑब्सेंसिटी के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम उस वक्त वो चीज़ रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कानून पता होगा। 292, 293 और 294 इसके आईपीसी के अंदर आर्टिकल्स आते हैं। अब सेक्शन 292 को अगर देखा जाए तो ये क्या प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट सेल पब्लिकेशन ऑफ एनी ऑब्सीन मटेरियल। अगर कोई सेल करता है या मतलब पब्लिश करता है या कोई भी चीज़ ऐसा होता है जिसमें मतलब ये ऑब्सीनिटी देखने को आपको मिलेगी, तो वो सेक्शन 292 के अंतर्गत आप बैन करवा सकते हो, प्रोहिबिट करवा सकते हो, या उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है हमारा कंट्री का, वो उसके अंतर्गत बैन होता है। अब सेक्शन 293 की अगर बात करेंगे तो ये क्रिमिनलाइज करता है, मतलब इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी को मतलब डिक्लेयर किया जाता है। सेल आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, या कोई भेज रहा है, कोई पैम्पलेट भेज रहा है या कोई पैम्पलेट दे रहा है किसी को जो ऑब्सीन है, तो उसके लिए इसको क्रिमिनलाइज किया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि वो अगर वो ऑब्सीन मटेरियल है वो अंडर 20 ईयर्स ऑफ एज के अंतर्गत, 18 नहीं है 20 साल के नीचे अगर किसी को भी वो सेल कर रहा है, बेच रहा है, जिसमें डीवीडी फिल्म्स भी आती है या बहुत सारे जो ब्लू पिक्चर्स या आप देख सकते हो वैसा कुछ मटेरियल अगर है किसी भी जगह सेल या परचेज के लिए, तो उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। अब अगर सेक्शन 294 की अगर बात करेंगे तो प्रोहिबिट्स ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स इन पब्लिक प्लेस। अब अगर कोई ऑब्सीन एक्ट है या कोई सॉन्ग है
तो उसको मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम की जाती है। तो ये यहाँ पर आप देखोगे कि ये मतलब प्रोहिबिट है। अब अगर उर्फी जावेद का देखेंगे तो वो सेक्शन 294 के अंतर्गत कंप्लेंट दर्ज की गई है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे पूरी तरीके से, क्योंकि अगर वो ऑब्सीन माना जाता है तो क्यों माना जाता है उस पर अब कोर्ट देखा जाएगा क्या करेगा। अब अगर यहाँ पर सेक्शन 67A ऑफ IT एक्ट देखेंगे तो इट आल्सो डील्स विद द मटेरियल्स कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक पेन ड्राइव्स में है, कोई भी चीज़ है या ऐसे ही मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सेक्शन 67A ऑफ IT एक्ट उसको प्रोहिबिट करता है। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंटली एक चीज़ याद रखना है जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंस रहता है। हैकलिन एक्ट, हैकलिन टेस्ट या हैकलिन टेस्ट आप कह सकते हो इसको। ये एक टेस्ट होता है जिससे आपको ऑब्सीन और नॉट ऑब्सीन पता चल जाता है। हैकलिन टेस्ट वो टेस्ट होता है जिससे आपको ऑब्सीनिटी पता चलती है किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एंटिटी में है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। उतानतुला आर्ट की अगर बात करेंगे, आरतुला आर्ट इसको कहा जाता है। ये भी करंट अफेयर्स में फीचर हुआ था। अब इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक रिसाइट एंड डांस आर्ट है। ये केरला से बिलोंग करता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उतानतुला आर्ट कहाँ से बिलोंग करता है? केरला से बिलोंग करता है। इसमें डांस फॉर्म होती है, रिसाइटेशन होती है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। फेमस फॉर ह्यूमर के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और सोशल स्टायर के बारे में इसमें बात की जाती है, यानी कि किसी की टांग खींचना, और वो भी हंसते हंसते खेलते खेलते इसमें किया जाता है। अब ये इंट्रोड्यूस किया कि फेमस मलयालम पोइट काउच नंबियार कोचन नेम्बियार ने ये इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है पूरी तरीके से। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अतानतुला आर्ट के बारे में तुला आर्ट कहा जाता है। ये केरला में फेमस है। ह्यूमर और स्टायर के बारे में फेमस है। आई होप कि विद दिस यू हैव कंप्लीटेड दिस, और आपको पूरी तरीके से आज के करंट अफेयर्स में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम कल मिलेंगे, और कंप्यूटर का वीडियो भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। उसकी लिंक भी आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।